स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट फुल डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन और आंसर को। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कपालीय सीवन यानी सूचर ऑफ स्कल। स्कल में जो सूचर होते हैं उसी को डिफाइन करना है, जो कि भ्रूण से संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, कपाल की अस्थियों के आपस में मिलने से जो अचल संधि बनती है उसी को हम लोग सूचर बोलते हैं। ठीक है, कपाल की अस्थि जहाँ पे मिलती है वहाँ पे सूचर बनता है। संधियों पर सिलाई की भांति निशान बने होते हैं, इसी को हम लोग सूचर बोलते हैं। जो जब दो कपाल की हड्डियाँ एक दूसरे से जहाँ मिलती है वहाँ पे सिलाई जैसा रचना होता है, उसी को हम लोग सूचर बोलते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है सैगाइटल, जो कि भ्रूणीय कपाल के मध्य वॉल्ट पर दोनों पैराइटल बोन के मिलने से बनते हैं। ठीक है, जब दोनों पैराइटल बोन एक दूसरे से जहाँ मिलते हैं तो उस स्थिति को हम लोग सैगाइटल सूचर बोलते हैं। वहाँ पे सैगाइटल सूचर बनता है। दूसरा है फ्रंटल सूचर, जहाँ पे दोनों फ्रंटल बोन एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पे फ्रंटल सूचर बनता है, जो बहुत छोटा होता है। ठीक है, जब दो फ्रंटल सूचर एक दूसरे से जहाँ मिलते हैं वहाँ पे जो सूचर बनता है वो फ्रंटल सूचर होता है, जो बहुत छोटा होता है। तीसरा होता है क्रोनल सूचर। ठीक है, जब फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, तब वहाँ पे क्रोनल सूचर बनता है। ठीक है, यानी फ्रंटल तथा दाईं और बाईं पैराइटल अस्थियाँ एक दूसरे पे जहाँ मिलती हैं वहाँ पे जो सूचर बनता है वो क्रोनल सूचर होता है। चौथा होता है लैम्बॉइडल सूचर। ठीक है, दोनों तरफ की पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन एक दूसरे से जहाँ मिलते हैं वहाँ पे लैम्बॉइडल सूचर बनता है। ठीक है, जब दोनों तरफ की पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन जहाँ पे एक दूसरे से मिलती है वहाँ पे लैम्बॉइडल सूचर बनता है, या लैम्बॉइड सूचर इसको भी बोलते हैं। ठीक है, प्रसव के समय इन्हीं सूचर के कारण कपाल की अस्थियाँ एक दूसरे से फिसलती है, जिसके कारण शिशु जो है वह माता की पेल्विस से बाहर निकलता है। जो भी हम लोगों ने सूचर अभी देखा वही सूचर एक दूसरे को ऊपर की ओर फिसलती है, जिसके कारण शिशु जो है वो माता के शरीर से पेल्विक द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, जिसमें पहला होता है सैगाइटल, दूसरा फ्रंटल, तीसरा क्रोनल और चौथा होता है लैम्बॉइडल सूचर। जो सूचर का मतलब होता है कि जब दो कपाल की हड्डियाँ एक दूसरे से जहाँ मिलती हैं और वहाँ पे सिलाई जैसा रचना होता है उसी को हम लोग सूचर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फ्रंटानल ऑफ द फीटल स्कल। ठीक है, यानी जो फीटल में स्कल पे जो फ्रंटानेल पाए जाते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये सूचर के कटान क्षेत्र में झिल्ली से ढके स्थान में रहते हैं। ठीक है, जो फ्रंटानेल होते हैं वो सूचर के कटान क्षेत्र में झिल्ली, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होते हैं उसी के द्वारा ये ढके हुए रहते हैं। पहला होता है एंटेरियर फ्रंटानेल, जिसे हम लोग ब्रैगमा बोलते हैं। ये फ्रंटानेल हीरे के टुकड़े के आकार के होते हैं, जिसकी माप चौड़ाई लगभग 2 सेंटीमीटर और लंबाई जो होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। जो एंटेरियर फ्रंटानेल जिसे हम लोग ब्रैगमा भी बोलते हैं वो फ्रंटल हीरे के टुकड़े के आकार का ऑन्सफाइड मेम्ब्रेन होता है, जिसकी माप यानी चौड़ाई जो होती है वो 2 सेंटीमीटर और लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। इस फ्रंटानेल के स्थान पर जन्म के समय से ही एक शैलो डिप्रेशन होती है, जो धड़कन की भांति देख तथा अनुभव की जा सकती है। यह फ्रंटानेल लगभग 18 महीने में बंद हो जाता है। जो अगला फ्रंटानेल है जिसे ब्रैगमा बोलते हैं वो 18 महीने में बंद हो जाता है। ये एक सोलो डिप्रेशन को भी दिखाई देता है या अनुभव किया जा सकता है। इसमें 4 सूचर द्वारा ये बनता है। पहला क्रोनल सूचर जो कि 2 होते हैं, दूसरा सैगाइटल सूचर जो 1 होता है, और तीसरा जो होता है वो एक फ्रंटल सूचर होता है। यानी 2 क्रोनल सूचर, 1 सैगाइटल और 1 जो होता है वो क्रोनल सूचर द्वारा यह मिलकर बनता है। अब हम लोग बात करेंगे पोस्टीरियर फ्रंटानेल, जिसे हम लोग लैम्बडा के भी नाम से जानते हैं। ये एक त्रिभुजाकार रचना होती है जो 2 लैम्बॉइड तथा 1 सैगाइटल सूचर के स्थान पर बनता है। ठीक है, जो पोस्टीरियर फ्रंटानेल होता है जिसे हम लोग लैम्बडा भी बोलते हैं, ये एक त्रिभुजाकार रचना होती है जो 2 लैम्बॉइड तथा 1 सैगाइटल सूचर के स्थान पर बनता है। यह शिशु के जन्म के सप्ताह के बाद ही बंद हो जाता है, यानी 1-2 सप्ताह बाद ये जो पोस्टीरियर फ्रंटानेल है वो बंद हो जाता है। और एंटेरियर फ्रंटानेल जो होता है वो शिशु के जन्म के 18 महीने बाद बंद होता है। अगला है सामान्य शिशु के खोपड़ी का व्यास यानी डायमीटर ऑफ ए नॉर्मल फीटल स्कल। ठीक है, जो नॉर्मल फीटल होता है उसका जो व्यास है वो निम्न तरीके से प्रदर्शित होता है। पहला है सबसिपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। यह व्यास नैप ऑफ द नेक से लेकर सेंटर ऑफ द एंटेरियर फ्रंटानेल तक फैलता है, यह फैला रहता है, यानी नेक के जो किनारा होता है वहाँ से लेकर
एंटीरियर फोंटानेल के मध्य तक ये फैला रहता है। इसकी लंबाई 3 इंच यानी लगभग 9.5 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है और प्रस्तुति जो होती है वो पूरी तरह से फ्लैक्स वर्टेक्स रहती है। ठीक है, जो सबस्पिटो ब्रैगमेंट डायमीटर होता है उसका जो लंबाई होता है वह 9.5 सेंटीमीटर यानी 3 इंच से भी ज़्यादा होती है और प्रस्तुति जो होता है वह फ्लैक्स वर्टेक्स होता है। साथ ही जो सबस्पिटो फ्रंटल डायमीटर होता है उसका जो व्यास होता है वो नेप ऑफ द नेक से लेकर मिड पॉइंट ऑफ द फ्रंटल सूचर तक फैला रहता है। इसकी लंबाई 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है तथा प्रस्तुति जो होता है वो डीप फ्लैक्स वर्टेक्स रहता है। ठीक है, जो सबस्पिटो फ्रंटल होता है उसका जो व्यास होता है वो लगभग लंबाई में 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच के आसपास होती है। यह नेप ऑफ द नेक से लेकर मिड पॉइंट ऑफ द फ्रंटल सूचर तक फैला होता है। इसका जो प्रस्तुति होता है वो डीप फ्लैक्स वर्टेक्स होता है। तीसरा जो होता है वो होता है ऑक्सीपिटल फ्रंटल डायमीटर। ठीक है, यह ऑक्सीपिटल उभार से लेकर नाक की जो जड़ यानी ग्लैबिडुला होता है वहाँ तक फैला होता है। इसकी लंबाई 4.5 इंच यानी लगभग 11.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। प्रसव के समय इस व्यास में सिर की प्रस्तुति यानी डिफ्लेक्स वर्टेक्स कहलाती है। ठीक है, जो डिलीवरी होता है उसमें डिफ्लेक्स वर्टेक्स ये प्रस्तुति के रूप में होता है। चौथा होता है सबमेंटो ब्रैगमेंट डायमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 3 इंच यानी 9.4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये गर्दन के संगम स्तंभ से लेकर ब्रैगमान तक फैली रहती है। इसका जो प्रस्तुति होता है वो एक्सटेंडेड रहता है। पांचवा है सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर जिसका लंबाई 4.5 इंच यानी लगभग 11.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है और ये प्रस्तुति जो होता है वह इनकम्प्लीट एक्सटेंडेड फेस में रहता है और ये जो होता है वो मुख के तल से लेकर गर्दन के संगम तक यानी जो ज्वाइंट होता है वहाँ तक फैला रहता है। अगला होता है मेंटो वर्टिकल डायमीटर जिसका लंबाई जो होता है वो 5.5 इंच यानी 13.2 सेंटीमीटर के आसपास होता है, जो खोपड़ी के चीन से लेकर और सेगाइटल सूचर के उच्चतम बिंदु तक ये फैला होता है। अगला होता है बाईपेराइटल डायमीटर जिसका लंबाई जो होता है वो 3.5 इंच या 3 इंच के भी आसपास होता है यानी 9.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है जो 2 पैराइटल अस्थियों के मध्य के उभार में ये पाया जाता है। अगला होता है सुपर सबपेराइटल डायमीटर। ठीक है, सुपर सबपेराइटल डायमीटर जिसका जो लंबाई होता है वो लगभग 3 इंच या 8.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, जो कि वर्टेक्स में अनुप्रस्थ व्यास होता है यानी ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। यह कपाल के एक तरफ पैराइटल अस्थि के मध्य के उभार से लेकर दूसरी तरफ के पैराइटल अस्थि के उभार तक फैला होता है। अगला जो होता है वो होता है बिटेम्पोरल डायमीटर। ठीक है, बिटेम्पोरल डायमीटर इसका जो लंबाई होता है वो 3.5 इंच यानी 8 सेंटीमीटर के आसपास होता है। यह ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। यह क्रोनल सूचर के अंतिम बिंदु के मध्य तक फैला रहता है। अब हम लोग देखेंगे गर्भस्थ शिशु के रक्त परिसंचरण को। ठीक है, यानी गर्भस्थ शिशु में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। ठीक है, तो इसका जो पहला होता है वो 150 स्पाइरल धमनियों से ऑक्सीजन युक्त रक्त, जो भी ऑक्सीजन युक्त रक्त होती है वह अपरा में स्थित इंटरविलस स्पेस में पहुंचती है। यहाँ क्रोनिक विलाई से रक्त अपरा की अम्बिलिकल वेन द्वारा इंफेरियर वेना केवा तक पहुंचती है। इस वेन में शुद्ध रक्त होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अम्बिलिकल वेन होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड में पाया जाने वाला एकमात्र वेन होता है। ठीक है, और इसमें 2 आर्टरी पाए जाते हैं। जो अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल वेन होता है वही शुद्ध रक्त का प्रवाह माँ के शरीर से अपरा द्वारा और भ्रूण तक करता है। अम्बिलिकल शिरा की एक शाखा यकृत में प्रवेश करती है, यानी अम्बिलिकल शिरा का जो एक शाखा है वो बच्चे के लीवर में प्रवेश करती है। इसमें भी शुद्ध रक्त रहता है। यह शाखा यकृत के पोर्टल वेन से पोर्टल साइनस में जुड़ी रहती है, जो यकृत के रक्तापूर्ति करने के बाद इंफेरियर वेना केवा से जुड़ती है। जब भी रक्तापूर्ति हो जाता है तब ये इंफेरियर वेना केवा से जुड़ जाता है। यही वह स्थान होता है जहाँ पर अम्बिलिकल वेन भी इंफेरियर वेना केवा से जुड़ता है। ठीक है, इस स्थान को हम लोग डक्टल वेनस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब यकृत को पूरी तरह से वेन द्वारा रक्त पहुंचा दिया जाता है तब यह वेन इंफेरियर वेना केवा से जुड़ जाती है और उसके बाद वहीं पे पोर्टल वेन भी जुड़ती है। ठीक है, जिसको हम लोग डक्टल वेनस के नाम से जानते हैं। साथ ही जो डक्टल वेनस होता है वह स्थान होता है जहाँ पर अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में मिल जाता है, क्योंकि धड़ से नीचे का रक्त जो होता है वह इंफेरियर वेना केवा में ही होता है। अतः इंफेरियर वेना केवा द्वारा शुद्ध रक्त यहाँ से हृदय के दाएं अलिंद में, ठीक है, पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क आदि से लाया हुआ रक्त भी सुपेरियर वेना केवा द्वारा ही इसी दाएं अलिंद में पहुंचाया जाता है। हृदय के दाएं एवं बाएं अलिंद के मध्य की दीवार में प्राकृतिक रूप से एक अस्थायी छिद्र जिसे
फोरामेन ओवेल के नाम से जानते हैं वो बनाया जाता है। इसी छिद्र से होकर दाएं अलिंद का रक्त बाएं अलिंद में भर जाता है। ठीक है, जो फोरामेन ओवेल है इसी में जो दाएं अलिंद का जो रक्त होता है वह बाएं अलिंद में भरा जाता है। बाएं अलिंद से रक्त बाएं नीले में जाता है, जहां से एरोटा के द्वारा रक्त समस्त शरीर को वितरित कर दिया जाता है। साथ ही दाएं अलिंद से सुपीरियर वेना केवा द्वारा अशुद्ध रक्त तथा इंफीरियर वेना केवा द्वारा लाया गया शुद्ध रक्त मिश्रित होकर बाएं अलिंद तथा रक्त की कुछ मात्रा दाएं यानी लेफ्ट दाएं नीले में भरा जाता है। यहाँ से रक्त का कुछ भाग पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़े को भी भेजा जाता है और फेफड़े की वृद्धि तथा विकास में ये जो रक्त भेजा जाता है वह सहायक होता है, क्योंकि श्वसन क्रिया का प्रारंभ नहीं होने से फेफड़े कार्य नहीं करते हैं। अगला है दाएं नीले से मिश्रित रक्त यानी डक्टस आर्टरीज से होकर जो निचली धमनी होती है महाधमनी यानी जिसे ऑरेटा डिसेंडिंग ऑरेटा बोलते हैं वहां पहुंचती है। निचली महाधमनी शरीर के भागों में रक्त की आपूर्ति करती है और एक्सटर्नल तथा इंटरनल इलियक आर्टरी में बढ़ती है तथा आपूर्ति करती है रक्त का। दोनों तरह के इलियक आर्टरी से दो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी भी निकलती है, जिनके द्वारा समस्त शरीर को अशुद्ध रक्त अपरा में भेजा जाता है। यह अशुद्ध रक्त अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा वापस मां के रक्त में मिलाया जाता है, जहां पे फिर ये गैसीय विनिमय के द्वारा फिर से शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है और फिर शुद्ध होने के पश्चात फिर से ये अम्बिलिकल वेन द्वारा और फिर बच्चे में भेजा जाता है। शिशु जन्म के जन्म लेने पर हृदय का जो छिद्र फोरामेन ओवेल है वो बंद हो जाता है, जिसके द्वारा ये अशुद्ध रक्त जो बाहर आते जाते रहता है वह शिशु के प्रथम बार रोने से ही श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। वह फेफड़े कार्य करना शुरू करते हैं। अम्बिलिकल वेन आर्टरीज तथा हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी बंद होकर लिगामेंट बन जाती है। ठीक है, जो भी अम्बिलिकल वेन आर्टरी और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी बनती है वो बाद में शिशु का जन्म लेने के पश्चात लिगामेंट में तब्दील हो जाती है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पर आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।